अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ा और सेहत के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा शकूर। उम्मीद है कि आप सब लोगों का रमज़ान जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गुजर रहा होगा। जनाब लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर आते हैं जिसमें आपके तमाम हेल्थ रिलेटेड और स्किन रिलेटेड जो क्वेरीज होते हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। हमारे साथ हमारे हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं जो आपको ज़बरदस्त किस्म के टिप्स देते हैं। तो जनाब, जब से रमज़ान मुबारक का स्टार्ट हुआ है मोस्टली लोग ये शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं डिप्रेशन और एंजाइटी फील हो रही है। हमारी स्लीपिंग हैबिट्स चेंज हुई हैं, हमारी ईटिंग हैबिट्स चेंज हुई हैं। अब उसका हमारी नफ्सियात पर कितना इफेक्ट हो रहा है आज के प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर बिस्मा एजाज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिस्मा, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम आयशा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स गोइंग वेरी गुड। सो होपफुली आगे के रोज़े भी बहुत अच्छे गुजरेंगे। बिल्कुल जी, वी विश यू गुड लक फॉर दैट। डॉक्टर बिस्मा, जैसे मैंने अभी बात की, हमारे ईटिंग हैबिट्स चेंज हो रहे हैं, हमारे स्लीपिंग हैबिट्स चेंज हो रहे हैं और फिर हमें कहीं ना कहीं लग रहा है हमें डिप्रेशन और एंजाइटी हो रही है। क्या वाकई डिप्रेशन और एंजाइटी हो रही है या इसका रूट कॉज जो है वो कुछ और है? आयशा, एक मज़े की बात आपको बताऊं, जो फास्टिंग है यानी रोज़ा है उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं डिप्रेशन और एंजाइटी जो उसकी वजह से कम होती है, exactly, जो कि रिसर्चेस हमें बताती हैं। लेकिन चूंकि हम अपनी इरिटेबिलिटी को या अपने चिड़चिड़ेपन को डिप्रेशन और एंजाइटी के साथ रिलेट कर देते हैं, इसलिए हम समझते हैं कि ये दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आर फास्टिंग और रोज़े की रूटीन की वजह से। हालांकि ऐसा नहीं है। रोज़ा जो है इन एनी केस इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। उसके बहुत सारे फ़वाइद इस तरह से हैं कि वो आपकी नफ्सियाती जो मसाइल हैं उसको हल करने में बहुत हेल्प करता है, आपको सेल्फ कंट्रोल सिखाता है, आपको ओल्ड एज डिजीज़ जो हैं उसकी तरफ जाने से रोकता है। अल्जाइमर्स का बहुत अच्छा क्योर है फास्टिंग में, और सबसे मज़े की बात एंटी एजिंग है। ओके। तो हम असल में इसके फ़वाइद जो हैं उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, लेकिन इन एनी केस रोज़े की हालत में चिड़चिड़ापन जो है वो ज़रूर होता है। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, जैसे आपने बताया कि नींद जो है वो ख़राब होती है, हमारे खाने की रूटीन जो है वो ख़राब होती है। तो बेसिकली हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है वो एक टाइम आता है जब लो होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली हमें चिड़चिड़ापन जो है उसका सामना करना पड़ता है। तो येस, आई एग्री, डिप्रेशन एंड एंजाइटी कैन बी देयर व्हेन यू आर फास्टिंग, बट स्टिल आपका जो सेल्फ कंट्रोल है या आपकी जो अपने चीज़ों को बेहतर करने की ख्वाहिश है रोज़े की हालत में, वो इसको काफ़ी हद तक कम भी कर सकती हैं। बिल्कुल जी। और रोज़ा जो है जैसे अभी बात की है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे इसके होते हैं हमारे लिए। हमारे नफ्स पे काबू पाना होता है, एक ज़बरदस्त किस्म की हमारी रूटीन होती है। लेकिन डॉक्टर बिस्मा, कहीं ना हमने ये किया हुआ है कि हमने हल्का सा चिड़चिड़ापन भी होता है, हम उसको डिप्रेशन और एंजाइटी से कनेक्ट कर लेते हैं। जबकि कहा जाए तो डिप्रेशन और एंजाइटी जो एक डिफरेंट चीज़ें हैं, उसके और ज़्यादा रीजंस होते हैं, उसके कॉजेज़ और होते हैं। हमें हल्का सा कुछ इशू होता है, हमारी किसी से लड़ाई भी होती है, हमारी हल्की सी बहस भी हो जाती है फ्रेंड से या फैमिली मेम्बर से, हम कह देते हैं हमें डिप्रेशन और एंजाइटी हो गया। तो कितना मिसयूज़ किया जा रहा है इन दो वर्ड्स को? बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है। आप देखें कि अब तो हर छोटा बच्चा जो है ना 5-6 साल का, उसकी भी ज़ुबान पे डिप्रेशन और एंजाइटी ऐसी है जैसे वो क्लास में इसको पढ़ के आया होता है। मैं एक टर्म का इस्तेमाल करती हूँ, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स, हंग्री एंड एंग्री। तो हमारी जो फास्टिंग है वो हमें हैंग्री बना देती है। ठीक है, हम भूख की हालत में गुस्सा जो है वो जल्दी आ जाता है, बिकॉज अगेन वही वाली बात कि जब हम सहरी के वक्त आपने खाना खाया होता है, उसके बाद आप सो भी जाते हैं, फिर आप वर्क अपना जो है उसकी रूटीन को फॉलो करते हैं। आपकी बहुत सारे ऐसे टाइम्स होते हैं जब आपको हंगर का एहसास होता है, भूख का एहसास होता है, और भूख जो है या हंगर जो है वो चूँकि आपका प्राइमरी मोटिव है, वो अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो अल्टीमेटली आपकी जो बॉडी है उसमें साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ एंगर या गुस्सा जो है वो पैदा होनी शुरू हो जाती है। बट स्टिल ये मैं यही कहूँगी कि हम डिप्रेशन और एंजाइटी को बहुत मिसयूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज में, अपनी डेली रूटीन में। इट्स नॉट लाइक दैट, मोर ऑफ व्हाट इट इज़ हैपनिंग, इट्स चिड़चिड़ापन एंड इरिटेबिलिटी। एग्जैक्टली। तो ये जो चिड़चिड़ापन है इसको हम किस तरह से रमज़ान में निजात हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर तरह के लोग जो हैं उनमें चिड़चिड़ापन। आयशा, किसी भी चीज़ को हम मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें उसको मैनेज करना जो है या उसको हम किस हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं वो आना चाहिए। दैट इज़ एक्चुअली जो आप कर सकते हैं इफ़ यू आर साइकोलॉजिकली हेल्दी।
तो इरिटेबिलिटी या चिड़चिड़ापन जो है उसको सबसे पहली चीज़ तो रोज़ा तो हमें यही चीज़ सिखाता है कि आपने किसी के साथ बदअखलाक़ी का इजहार नहीं करना, बदसलूकी नहीं करनी, किसी के साथ बहस मुबाहसा नहीं करना। तो यही वो चीज़ें हैं जो आपको इरिटेबल करती हैं। जब आप इन एक्टिविटीज़ में पढ़ेंगे ही नहीं तो इरिटेशन जो है उसके चांसेस कम होंगे कि वो आपके मूड को जो है वो ओवर स्विंग कर जाए। तो मेरा ख्याल है कि हम अपनी जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से ही, उसको मॉडिफाई करने की वजह से ही अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है उसको भी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। मोर और लेस हम सहरी में जो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं खाने पीने की, उसमें अगर आप हेल्दी चीज़ें लेते हैं, आप जंक की तरफ नहीं जाते हैं, आप ऑयली चीज़ों की तरफ नहीं जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का जो इकोस्टेसिस का लेवल है वो बेहतर करती है, जिसकी वजह से सारा दिन आपका मूड जो है वो खुशगवार भी रह सकता है। तो हमारे खाने पे बहुत डिपेंड करता है। कर सकते हैं जो हमारे मूड पे इफेक्ट हो सकती है। जी बिल्कुल। कहवे का इस्तेमाल जो है वो बहुत अच्छा होता है मूड के लिए। आप कैमोमाइल टी ले सकते हैं, आप ग्रीन टी ले सकते हैं, वो तो रेगुलरली हम अपनी रूटीन में वैसे भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लेकिन हम चूंकि रमज़ान के बारे में ये सोचते हैं कि अगर हमने सहरी के वक्त कहवा पी लिया तो शायद जो है हमारा खाना जल्दी हजम हो जाएगा और हमें भूख जल्दी लग जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है, ये बेहतरीन इलाज होते हैं मूड स्विंग्स को बेहतर करने के लिए। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं डॉक्टर बिस्मा कि बहुत ज़्यादा स्लीप साइकिल जब हमारा डिस्टर्ब होता है तो उसकी वजह से आप क्या सजेस्ट करती हैं कि रमज़ान में एक आइडियल स्लीप साइकिल किस तरह से मैनेज करना चाहिए? आयशा, एक एवरेज जो स्पैन है स्लीप का दैट इज़ अराउंड 7 to 8 आवर्स अ डे। तो मेरा ख्याल है कि आजकल भी जो रमज़ान की टाइमिंग्स है उसमें 7 से 8 घंटे की नींद लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरा ख्याल है अगर आप वर्कर भी हैं या आप इवन घर में रहने वाले लोग भी हैं, हाउस वाइफ्स हैं, तो भी आप अगर रात को 10:30-11 बजे मैक्सिमम जो है वो सो जाते हैं और 4 घंटे की मुसलसल स्लीप उस स्पैन में ले लेते हैं, देन यू वेक अप फॉर द सहरी। आप सहरी करते हैं, नमाज और जो भी आपकी इबादत है उसमें आधा पौना घंटा गुजारते हैं, उसके बाद भी आपको 2 से 2.5 घंटे जो हैं वो मिल सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि आपको कंटिन्यूस 7 आवर्स स्लीप जो है वो मुश्किल से मिलती है, लेकिन अगर आप फ्रैक्शंस में अपनी डे में यानी दोपहर को भी आप जो है ज़ोहर की नमाज के बाद अगर 2 घंटे सो सकते हैं तो मेरा ख्याल है 7 से 8 घंटे आराम से नींद पूरी हो जाती है। और मेरा ख्याल है इंटरवल्स में सोने की वजह से भी बेहतर हो सकता है, बजाय कि आप कंटिन्यूसली एक स्पैन में सो रहे हैं। दिन में 3 औकात में आराम करना जो है वो वैसे भी आपकी सेहत के लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो हम इंटरवल्स में अपने स्लीप साइकिल को है जो पूरा कर सकते हैं। डॉक्टर बिस्मा, लोग एक और भी बहुत ज़्यादा शिकायत करते नज़र आते हैं कि लेजीनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है रमज़ान में, सहरी करके भी बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं, इफ्तारी के बाद भी सेम सिचुएशन ही होती है। तो क्या करना चाहिए कि सुस्ती ना रहे, हम कुछ एक्टिव तो रहे? खाने पीने की रूटीन को बेहतर करें, इसका एक ही हल है। अगर आप सहरी के वक्त 2-2, 3-3 गिलास लस्सी पी के सोएंगे तो फिर जाहिर है कि फिर आपसे उठा तो नहीं जाएगा, लेजीनेस तो होगी। हेल्दी फूड जो है वो आयशा रोज़े के अलावा भी डेली रूटीन में बहुत ज़रूरी है। हम इसको समझते तो हैं लेकिन हम इसको फॉलो नहीं करते हैं। तो बेहतर यही है कि सहरी के वक्त मुनासिब ग़िज़ा जो है उसका इस्तेमाल करें। अफ्तारी के वक्त भी अगेन पकोड़े और समोसे ठीक है, मूड चेंज करने के लिए, टेस्ट चेंज करने के लिए कभी कभी खा लें, लेकिन आप हेल्दी डाइट पे फोकस करेंगे तो फिर ये स्लगिशनेस जो है ये भी नहीं आएगी। एग्जैक्टली तो अपनी फ़ूड की जो सिलेक्शन है उसको थोड़े अच्छे तरीके से बेहतर बना लें। डॉक्टर बिस्मा, एक और हमारी ख़वातीन में आजकल कॉमन इश्यूज़ आ रही हैं, फियर ऑफ लूजिंग समवन। ठीक है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से, लेट्स सपोज अगर एक लड़की की शादी हुई है तो उसको कहीं ना कहीं ये फियर होता है कि मुझे मेरा हस्बैंड छोड़ जाएगा या मेरे इन लॉज में कोई इश्यूज़ आएंगे, जबकि एक्चुअल में वो चीज़ें नहीं हो रही होती। तो वो जब चीज़ें इमेजिन करना हो या वो जो फियर्स हों उनको किस तरह से ओवरकम किया जाए? फिर बहुत ही अच्छा सवाल है आयशा, और बहुत एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, और मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ ख़वातीन में नहीं, मर्दों में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, फियर ऑफ लूजिंग समवन। असल में होता ये है कि जब हम अपने आप को मेंटली बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड कर देते हैं किसी चीज़ से और उस एक चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं, तो अल्टीमेटली हमारे अंदर वो जो एक नेगेटिव इमोशन है ना वो बढ़ना शुरू हो जाता है। फ़ियर होना इज़ अ नेचुरल थिंग, लेकिन उस फियर की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा फील करना कि आपकी जो डेली फंक्शनिंग है उसकी वजह से अपसेट हो जाए, आप किसी चीज़ पे कंसंट्रेट ही ना कर पाएँ, वो ऑब्वियसली आपके लिए भी बहुत ज़्यादा टॉर्चरस है और आपके स्पाउस के लिए भी बहुत ज़्यादा टॉर्चरस है। तो मेरा ख्याल है कि फ़ियर को एक लेवल तक, जैसे कहते हैं ना, एक लेवल तक एंग्जाइटी का होना अच्छी बात है, एक लेवल तक डिप्रेस होना अच्छी बात है, उसी तरह एक हद तक फ़ियर होना भी अच्छी बात है। दिस कीप्स यू कनेक्टेड विद द पीपल अराउंड यू।
बट इसको अपने हवास पे सवार कर लेना और 24 घंटे इसके बारे में सोचना और फिर उसको अपने अंदर ही रखना, इसको कम्युनिकेट ना करना, दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। मैं समझती हूँ कि कपल्स जो हैं या ख़वातीन जो घर में होती हैं, जो बीवियाँ हैं या इवन जो रिलेशनशिप्स में भी हैं, वो अपने मसाइल को अपने स्पाउस के साथ ओपनली डिस्कस करें। और जब आप डिस्कस करें तो एक ट्रस्ट का वो लेवल होना चाहिए कि जब आपका स्पाउस या आपका पार्टनर जो आपको कन्वे कर रहा है, आप उस पर ट्रस्ट करें और फिर उससे मूव ऑन कर जाएं, बजाय कि हम वहाँ पे स्टक हो जाएं। बिकॉज फिर हम अपनी माइंड मेकिंग से ना स्टोरीज़ बिल्डअप करना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज़ समथिंग जो हमारे लिए ही नुकसानदेह है। दूसरी पार्टी को शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हम उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ज़हनी इंतशार का शिकार होते हैं। तो ख़वातीन में ये खौफ होता है और लेटिंग गो जो है वो हमारे अंदर एक कैपेसिटी नहीं होती। हम कहते हैं कि एक होता है ना, रस्सी को आप खींच के रखते हैं तो आपके अपने हाथ जो है वो ज़ख्मी हो सकते हैं। थोड़ा टाइम ऐसा होता है कि आपको चीज़ों को लेट गो करना चाहिए, तो इस फियर को भी लेट गो करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अभी आप बात कर रही थी कि शेयर करना बहुत ज़रूरी है अपनी उन फीलिंग्स को। बहुत सारे लोग हैं जो फीलिंग्स शेयर नहीं करते, सप्रेस करते रहते हैं, उनको अपने अंदर रखते रहते हैं। उससे क्या होता है कि अगले पर्सन को भी नहीं पता होता कि हम किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। तो शेयर करना अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन हमारी प्रॉब्लम तब वहाँ पे हाईलाइट भी होती है और उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती भी है जब हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं। बिल्कुल, हम उसको अपने अंदर रखते हैं, विच इज़ अ बैड थिंग टू डू। हाँ, ऐसे लोग होते हैं जो कम चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, जो इंट्रोवर्ट होते हैं, बट स्टिल दिस इज़ समथिंग विच इज़ प्रॉब्लमेटिक फॉर देयर ओन हेल्थ। सो आप हर एक के साथ शेयर नहीं कर सकते, हर एक के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे लोग आपके सराउंडिंग में होना, आपका ऐसा सोशल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे अपने फीलिंग्स का इजहार कर सकें। क्योंकि जब आप अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं और आपको रेसिप्रोकेट करके वो फीलिंग्स जो हैं वो दी जाती हैं, तो फिर अल्टीमेटली आपके लिए बेहतरी होती है। इफ़ यू आर सेइंग समवन कि आपके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है या एनीथिंग लाइक दैट, और आपको उसी तरह का जवाब वापस मिलता है, तो इट ब्रिंग्स स्माइल ऑन योर फेस। तो मेरा ख्याल है कम्युनिकेट करना इज़ गुड। इसी तरह से अपने नेगेटिव इमोशंस को भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आपका किसी से झगड़ा है या आपको किसी की कोई बात बुरी लगी है, तो इंस्टेड ऑफ वो अपने दिल में ग्रज पालने की बजाय बेहतर है कि उसको कम्युनिकेट करें, उसको उसी वक्त जो है वो लाइक ख़त्म करने की कोशिश करें एंड देन मूव ऑन। मूविंग ऑन एंड फॉरगिविंग समबडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तभी होगा जब आप अपनी ज़ुबान से लफ्ज़ों का इजहार करेंगे। बिल्कुल, और हम यहाँ पर उस तरह से इजहार नहीं करते जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। डॉक्टर बिस्मा, हमारी सोसाइटी में, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पर उस तरह से शेयरिंग का मामला या उस तरह से अगर कोई पर्सन जो है वो डिप्रेशन या एंजाइटी से गुजर रहा है, हम उस चीज़ को हायर प्लेटफॉर्म तक नहीं लेकर आते। लेट्स सपोज अगर किसी बंदे को डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, हम कंसल्टेशन की तरफ नहीं जाते, हम हेल्प की तरफ नहीं जाते, या हमारी यही मायूब समझा जाता है कि हम किसी साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। तो इस चीज़ को कितना गलत हो सकता है किसी भी पर्सन के लिए जब वो हेल्प के लिए नहीं जा सकते? आयशा, ये बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जिसको हम ये समझते हैं कि आज के दौर में लोगों को स्टिग्मेटाइज कर दिया जाता है, कंसीडर किया जाता है, उनके लिए टैबू कंसिडर कर दिया जाता है। अगर कोई किसी वजह से परेशानी का शिकार है तो उसको उसके हाल पे छोड़ देना इज़ नॉट द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। आप बल्कि अपने आसपास सराउंडिंग में ख़ुद अपनी आंखें खोल के देखें कौन सा ऐसा इंसान है जिसको हेल्प की ज़रूरत है। क्योंकि शायद वो इंतज़ार कर रहा है कि कोई हाथ आएगा और मुझे सहारा देगा, लेकिन हम उसको अकेला छोड़ देते हैं या उसको इस वजह से प्लेटफॉर्म सामने नहीं लेके आते कि लोग क्या कहेंगे। सो ये जो एक इन्वर्टेड कॉमास में फ्रेज़ है ना, लोग क्या कहेंगे, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत असरअंदाज होती है। मेरा ख्याल है कि आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचने का पूरा हक है, और आपका जो फ़र्ज़ है वो ये भी है कि अपने आसपास आपके से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी देखें कि वो किस हद तक खुशी में है या किस हद तक गम का शिकार है। सो अगर आपको लगता है कि किसी को डिप्रेशन या एंग्जाइटी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये आपका वलीन फ़र्ज़ होता है कि उसको एक हेल्प की तरफ लेके जाएं और उसको मोटिवेट करें। बिकॉज़ मैंने आपको वही बात करना कि वो शायद इंतज़ार में होता है कि कोई हाथ आएगा और मुझे सहारा देगा, लेकिन हम उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे होते। तो ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ पर्सन भी, एज अ ह्यूमन बीइंग भी, और इस नेशन का पार्ट बनने में भी। एग्जैक्टली तो हमें देखना चाहिए हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं, अगर कोई हमें लगता है परेशानी में है, किसी को हमारी हेल्प की ज़रूरत है, तो हमें डेफिनेटली उसकी हेल्प करनी चाहिए। डॉक्टर बिस्मा, टीनेजर्स हमारे जो हैं, हमारे बच्चे जो हैं, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, तो उनके उस चिड़चिड़ेपन की वजह से पेरेंट्स भी बहुत परेशान हैं। This is one of the very, very important topic that is very close to my heart, parenting.
हम जब छोटा होता है ना बच्चा, तो उसको ज़िद्दी खुद बनाते हैं। बिल्कुल। हम उसकी अपब्रिंगिंग ऐसे कर रहे होते हैं, उसकी परवरिश ऐसे कर रहे होते हैं कि जहाँ पे वो टेंट्रम्स शो करता है हम उसके टेंट्रम्स को रीइंफोर्स करते हैं और वो उसके अंदर आदत बन जाती है। लेकिन जब वो टीन एज में आता है और उसी तरह का वायलेंट बिहेवियर शो करता है तो हमें उस वक्त बहुत गुस्सा आता है। बिल्कुल। तो मैं ये समझती हूँ उसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है। मैं समझती हूँ कि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल एक प्योर एंजल की तरह होते हैं, चाहे वो जिस भी एज में हो। दिस इज़ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स कि वो कैसे डील करें। तो अब आप टाइम पीछे तो नहीं लेके जा सकते। ज़ाहिर अगर एक टीनेजर जो है वो गुस्सा कर रहा है या वो इरिटेट हो रहा है या वो अपनी एंगर एक्सप्रेस कर रहा है, अब टाइम ये है कि कम से कम उसकी इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की जाए और सलूशन की तरफ अपनी अप्रोच रखी जाए। तो टीनेजर्स के मसाइल बहुत गंभीर नेचर के हो सकते हैं, बहुत तशवीश पैदा करने वाले हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि जहाँ पे पेरेंट्स को लगे कि ये एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स जो हैं ये उनसे मैनेज नहीं हो रही, वहाँ पे भी दे कैन सीक हेल्प। और उस वक्त जो है आपका साइकोलॉजिस्ट या आपका साइकाइट्रिस्ट जो है वो आपको हेल्प कर सकता है कि बच्चे को किस हद तक किस तरह से उसकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन की जाए। बट एट होम चूँकि हर इंसान जो है वो इस यानी हेल्प की तरफ नहीं जाता, तो बच्चे की साइकी समझना ज़रूरी है। ठीक है। बच्चे के साथ उसके लेवल पे बात करना ज़रूरी है। हम बात करते हैं बीइंग अ पेरेंट, हम बात नहीं करते बीइंग अ फ्रेंड। सो बच्चे को अगर वो 12 साल का है, 13 साल का है, तो आप खुद सोचें कि एक 12 साल या 13 साल के बच्चे की साइकी क्या होगी, उसकी प्रॉब्लम क्या होगी और वो क्या चाहता है कि उसको क्या दिया जाए, क्या लिया जाए उससे। तो बेसिकली ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरी है, बजाय इसके वहाँ पे आप पावर या अथॉरिटी का इजहार करें या आप ये कहें कि मैं तुम्हारी माँ हूँ या मैं तुम्हारा बाप हूँ। आप माँ हैं, आप बाप हैं, यही इसी वजह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चे को समझें और उसको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालें। तो बहुत ज़रूरी है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड योर किड्स। फ्रेंडली मोड में भी आप उनके साथ चीज़ें जो हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर बिस्मा, मोबाइल फ़ोन का यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो चुका है हमारी जनरेशन में, तो वो हमारे नफ्सियाती मसाइल पर कितना असर डाल रहा है? बहुत 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 नेगेटिव असर डाल रहा है। अगेन बच्चा जो है उसके मोबाइल हाथ में मोबाइल कौन पकड़ाता है? उसके पेरेंट्स। ठीक है, तो अल्टीमेटली उसका कसूर नहीं है और हम कसूर सारा बच्चों पे निकालते हैं कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम एग्रेसिव हो गए हो, तुमने गलत चीज़ें जो हैं वो हैबिट्स अपना ली हैं। बट दिस इज़ द थिंग जिसको एक्सपोज हमने ही करवाया उनको। तो मोबाइल का इस्तेमाल इन एनी केस वाकई ही बहुत बढ़ चुका है और उस पे जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेगेटिव बिहेवियर को प्रमोट करती हैं, एग्रेशन पैदा करती हैं, डिप्रेशन का भी बायस बनती हैं, आइसोलेशन कॉज करती हैं, लैक ऑफ सोशबिलिटी एंड लैक ऑफ एम्पैथी कॉज करती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इस अनफॉर्चुनेटली इस प्लेटफॉर्म से बच्चे सीख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी आप कहते हैं ना कि इट इज़ बेटर लेट दैन नेवर। सो आपको चाहिए कि हर चीज़ को म्याना रवि का जो प्लेटफॉर्म है उस पर लेके आइए, क्योंकि हर चीज़ जो है वो जितनी लाइक दरमियानी सतह पे चलती है या उसको आप मैनेज करके चलते हैं उतना ही ज़्यादा आपके लिए भी बेहतर और बच्चों के लिए। एग्जैक्टली, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम क्या करते हैं, बच्चों को यंग एज में कार्टून्स के लिए मोबाइल दे देते हैं, गेम्स के लिए दे देते हैं, फिर जब ऑब्वियसली वो बड़े होते हैं तो वो जिद करते हैं मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट इशू डॉक्टर बिस्मा, मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि हम चेक एंड बैलेंस नहीं रखते। बिल्कुल, बच्चे अपने मोबाइल फ़ोन्स में उनकी क्या एक्टिविटीज़ होती है हमें नहीं पता होता। तो ये कितना ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए मोबाइल फ़ोन चेक रखना। असल में हम इस गैजेट का इस्तेमाल करते हैं अपने मी टाइम को एंजॉय करने के लिए। हम कहते हैं कि बच्चे को मोबाइल दे दिया, चलो अब हमारा टाइम है, हम अपना जो भी एक्टिविटी आपने करनी है वो करें। तो आप अपने मी टाइम के लिए अपने बच्चे की साइकोलॉजिकल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि आजकल की जो ख़वातीन हैं उनको ये रियलाइजेशन की बहुत ज़रूरत है कि ये सलूशन नहीं है, ये एक एमर्जिंग प्रॉब्लम है जो कि बच्चे के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है आगे आने वाले दिनों में। और जहाँ तक बात है इसको कट डाउन करने का, तो मैं वही बात रिपीट करूँगी कि कभी भी ऐसा नहीं है कि टाइम निकल गया और ये चीज़ मैनेज नहीं हो सकती। देयर इज़ ऑलवेज़ अ वे आउट, यू जस्ट हैव टू लुक अपॉन इट। आपको देखना है कि वो किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। तो चाहे वो एक बिगड़ा हुआ बच्चा भी जो उसको भी सुधारा जा सकता है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर पेशेंस एंड अपॉन योर डीलिंग कि आप किस तरीके से बच्चे के साथ अपना रवैया रख रहे हैं। एग्जैक्टली, और उस टाइम पे बच्चे को जिस तरह से आपका बिहेवियर होगा उससे ज़्यादा सिचुएशन चेंज हो सकती है। डॉक्टर बिस्मा, मुझे ये बताएं कि भूख ना लगना भी कहीं ना कहीं हमारे नफ्सियाती मसाइल की वजह बन सकता है? जी, डिप्रेशन अगर आप बात करते हैं तो उसकी प्राइम सिम्टम है दो एक्सट्रीम्स हो सकती हैं। या तो कुछ केसेस में भूख जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, या कुछ पेशेंट्स जो हैं वो ये भी रिपोर्ट करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है।
तो येस, इट इज़ एसोसिएटेड विद साइकोलॉजिकल हेल्थ, बिकॉज क्या होता है कि साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस की वजह से कहीं ना कहीं आपकी बॉडी जो है उसमें कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो केमिकल्स हैं, वो रिलीज़ होते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट में भी रिलीज़ होते हैं और उनकी एक्सक्रीशन जो है वो कम भी हो सकती है। तो अल्टीमेटली जब बॉडी में केमिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो उसकी वजह से आपकी जो रूटीन के काम हैं उनमें भी अफेक्ट आता है, जिसमें भूख जो है वो भी इन्वॉल्व है। तो इस केमिकल इम्बैलेंस की वजह से आप समझ सकते हो कि कुछ लोग जो हैं उनमें भूख की शिद्दत बढ़ सकती है और वो एक्स्ट्रा ईटिंग की तरफ जाते हैं और ओबीस हो जाते हैं, या फिर ऐसे लोग भी हैं जिनकी भूख की शिद्दत जो है वो कम हो जाती है और वो स्ट्रेस जो है उसको अपने ऊपर सवार करते हैं और मे बी दे एंड इनटू सम काइंड ऑफ अल्सर इन देयर स्टमक्स। ओके, तो डॉक्टर बिस्मा, टू ऑल द पीपल हु आर गोइंग थ्रू समथिंग इन देयर लाइफ, उनको क्या बेसिक टिप्स देना चाहेंगी या कुछ ऑप्शंस जिनको वो यूटिलाइज़ करें अपनी लाइफ में? मेरा बहुत ही एक सिंपल सा मैसेज है सबके लिए, आपके लिए, मेरे अपने लिए और लोगों के लिए, वो ये कि ज़िंदगी जो है वो इंसान को एक दफ़ा मिलती है। बिल्कुल। देयर आर नो मल्टीपल लाइफ्स, सो इसका हर दिन ऐसे गुजारें कि ये आपका आखिरी दिन है, बिकॉज जब आप इसको इस नीयत से गुजारेंगे तो आप इसको फुल्ली एंजॉय करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी एक ब्लेसिंग है और इसके बारे में भी आपसे सवाल किया जाएगा कि आपने कैसे इसको लीड किया है। तो उस सवाल का जवाब अच्छे तरीके से देने के लिए ज़रूरी है कि इस वक्त इसको अच्छे तरीके से गुजारें। इस वक्त इसको अच्छे तरीके से गुजारें। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिस्मा फॉर गिविंग अस योर टाइम। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। मैं उम्मीद करती हूँ आपने भी हमारी आज के इस एपिसोड को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, आपको भी जितने भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं इसकी वजह से। इसके अलावा आपकी जो भी क्वेरीज आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश होगी हमारे यहाँ पर जितने हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे हम जानें। इसी के साथ साथ रोज़ और सेहत से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।